और बता देता हूँ कि अभी मेरा फॉर्म भरना, जेकेट परीक्षा का फॉर्म भरना शुरू हो गया है और भोजपुरी अंगिका मगी का कोई उचित नहीं, कोई स्थान नहीं दिया गया। बोलने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, ये गलत है। अगर मगही भाषा को नहीं शामिल किया जाएगा तो नहीं हो सकता है। जय गुलामी, जय झारखंड। झारखंड आपका बाबूजी का है क्या? झारखंड आपका बाबूजी का है? फॉर्म पोर्टल खोल लीजिए, मगी ऐड होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अरे हम पलामू से हैं, इसलिए बताता हूँ कि झारखंड में भोजपुरी, अरे पलामू से है, पलामू जिंदाबाद, पलामू ने जिंदाबाद, पलामू जिंदाबाद। लोग जो है जैसे अगर जैकेट में मगही भाषा नहीं आ जाएगा तो जैकेट में और ये भाषा लागू होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है आपको। अगर आप नागपुरी सब के लिए अगर आप रोड पे सड़क उतरे तो हम लोग भी मगी के लिए आप रोड पे उतरेंगे, इसको भी ऐड करवाएंगे। नहीं लागू हो सकता है, नहीं लागू हो सकता। भोजपुरी अंगिका मगी को लेकर सभा करकट बनाम झारखंड सरकार का केस हुआ था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और बोला था कि राज्य सरकार पर निर्भर करती है कि कौन सा भाषा को लागू कर सकती है, कौन सा भाषा लागू नहीं कर सकती है। मैं हर टेक्निकल पॉइंट पर मैं बता सकता हूं कि भोजपुरी अंगिका मगी कहीं पर नहीं टिकती है और ना लागू हो सकती है। झारखंड के अगर हम संदर्भ में देखें तो ये तीनों शिक्षा बहुत ही बदतर होते जा रही है। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी किया 2022 में रिपोर्ट जारी किया कि झारखंड में 7,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं किसी देश की और किसी राज्य की विकास का आधारशिला क्या है, आप कहेंगे सड़क, रेलवे और तमाम वो भौतिक संसाधन जो आपको नजरों से दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ी आधारशिला होती है, जो किसी देश को बनाता है और उसके इतिहास को बिगाड़ता है, वह है शिक्षा यानी एजुकेशन। 25 वर्षों के झारखंड में एजुकेशन का सवाल आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड में जो सबसे ज्यादा विवाद है इसी भाषा को लेकर है। और अलग अलग दावे हैं, अलग अलग तर्क हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि शिक्षा के मुकाम पे आज हम खड़ा कहां हैं। 25 वर्षों के झारखंड में हमने शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की और यदि चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों का समाधान क्या है। इस वक्त आप जो जिन चेहरों को देख रहे हैं ये झारखंड के युवा चेहरे हैं, माने युवा झारखंड का युवा चेहरा, जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से निकलने की तैयारी में हैं, और इन सबों के दिमाग में तमाम मतभेद इनके बीच हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सवाल है, वह है झारखंड विकास कैसे करेगा। और यदि झारखंड को विकास करना है तो उसकी रूपरेखा, उसकी आधारशिला, खासकर शिक्षा की संरचना कैसी होगी। तो अपने युवा साथियों से ही मिलते हैं, लेकिन उसके पहले अविनाश जी हमारे सहयोगी हैं जो लगातार रांची यूनिवर्सिटी को कवर करते रहे हैं, और रांची यूनिवर्सिटी को कवर करने के दौरान एजुकेशन के क्षेत्र में जो जो चुनौतियां सामने आ रही है, जो कठिनाइयां सामने आ रही, जिस तरह जेटेट से लेकर के तमाम, कभी सिलेबस लेट हो जाता है, कभी दूसरी तरह की समस्या आती है, इसकी बारीकियों को समझते हैं। तो अविनाश जी, पहला आपको रांची यूनिवर्सिटी को आप कवर करते रहे हैं, अमूमन रांची यूनिवर्सिटी में समस्याएं क्या आ रही है? देखिए, रांची यूनिवर्सिटी में जो समस्याएं हैं मोस्टली सेमेस्टर लेट को लेके है, या रिजल्ट टाइम पे नहीं होना है, और भी कई सारी समस्याएं हैं। लेकिन आज हम मेरे मुख से नहीं सुनेंगे इन समस्याओं को। जो छात्र नेता हैं, जो सारे विश्वविद्यालयों के जो समस्याएं हैं उनको लेकर प्रशासन तक पहुंचती हैं, आज उन लोगों से पूछेंगे। आज जो हमारे साथ छात्र नेता हैं उन लोग से बात करते हैं, वही आज बताएंगे क्या क्या झारखंड की जो शिक्षा समस्या है वो क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अबुआ अधिकार मंच के विशाल जी से। ये जो समस्याएं हैं झारखंड में शिक्षा को लेकर, खासकर यूनिवर्सिटीज और तैयारी कर रहे छात्रों को लेकर है, क्या क्या समस्याएं आपने देखी हैं और क्या क्या जिन समस्याओं पे आप सवाल उठाते आए हैं, कृपया उनको विस्तार से थोड़ा बता दें। सबसे पहले तो मैं उन छात्रों का दर्द आपको बयां करना चाहता हूं। जैसे कि आप जो भी एक छात्र है, आप सभी को पता होगा कि छोटे से कस्बे, छोटे से गांव, ग्रामीण इलाके से
छोटे से छोटे शहर से वो शहर की ओर आते हैं और अपना पठन पाठन का कार्यक्रम जारी रखने के लिए कैसे वो महाविद्यालय में आते हैं और रांची विश्वविद्यालय में आते हैं। आपको पता होगा कि झारखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय है। वहां पे विभिन्न छात्रों को अनेक सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि उन्हें एडमिशन लेने में समस्याएं होती है और एडमिशन ले लेती है तो उनकी जो क्लास रूटीन है, रूटीन के मुताबिक उनको पढ़ाया नहीं जाता है और ये समस्या उनका हो जाती है और वो पढ़ाया नहीं जाता है। और एक खास आपको मैं बता दूं कि वैसे शिक्षक जिनकी सैलरी 1 लाख से 3 लाख है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, वो लोग सैलरी तो लेते हैं किंतु वो अपना क्लास मतलब अपना जो कर्तव्य होता है उनका निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। विशाल जी, कुछ एग्जांपल्स के दे के आप जरा समझाएंगे इस बात को। जैसे कि आप हाल ही फिलहाल में आप ही के चैनल के माध्यम से कवर किया गया था और न्यूज़ 7 के माध्यम से भी कवर किया गया था कि एक प्रोफेसर थे, वो अपने विधायक के चुनाव भी लड़ते थे और वो पिछले 5 वर्षों से क्लास नहीं ले रहे थे और उनका सैलरी 2 लाख के आसपास था। मैंने प्रयास किया, हमारी अबुआ अधिकार मंच ने प्रयास किया और मैं लगातार ऐसे प्रयास करता रहता हूं कि छात्रों का हानि ना हो पठन पाठन के लिए, और वो अभी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रुक रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इनको बड़ा उपलब्धि मानते हैं। आपको क्या लगता है झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौती क्या है और कहाँ अटक रहे हैं हम लोग? देखिए, सबसे पहले आपका न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव लगातार को। बात ऐसा है कि अभी शिक्षा के मामले में झारखंड इतना गंदा स्थिति हो चुका है कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे भाषा को लेकर लड़ाई किया जाता है शिक्षा के मामले में, कभी जाति को लेकर लड़ाई किया जाता है भाषा के मामले में। और झारखंड की सबसे खराब स्थिति ये है, यहाँ के कुछ नेताओं ने बना कर रखा है जो आज की डेट में विधायक बन चुके हैं, तो उनको ये पता नहीं कि जाति पर शिक्षा के मामले में जाति को ना लाएं, ना भाषा को लाएं। आप जिसका जो भाषा है, जो अपना स्थानीय भाषा है, उस भाषा को अपना रखें। विधायक बन गए, शांत हो गए, जो विधायक नहीं है वो भाषा उठा रहे हैं आप लोग। तो हम चाहेंगे शिक्षा के मामले में राजनीति तौर पे ना जातिवाद लाए, ना क्या बोलता है अपना भाषा को लाए। नहीं, थोड़ा सा डिलिब्रेट तरीके से आखिर जो लोगों को समझ में आए आखिर मूल समस्या क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा इलिब्रेट। देखिए, मैं कहना यही चाह रहे हैं हम, यही कि शिक्षा के मामले में ना भाषा को बीच में लाके फंसाया जाए, ना जातिवाद को लाके बीच में फंसाया जाए शिक्षा के मामले में। नहीं, मुझे जो लगता है झारखंड में जो समस्या आ रही है, अलग अलग दावे आ रहे हैं। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो 9 अनुसूची यहाँ जो क्षेत्रीय और यहाँ रीजनल लैंग्वेज है 9, उसी में ही सारे एग्जाम होने चाहिए। एक डिमांड इधर से आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जो 9 भाषा है इसके इतर भी भाषा है। देखिए सर, कुछ लोग से हम पूछना चाहेंगे कि आज आपके चैनल के माध्यम से हमारा पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, इस 4 जिला में हमारा मगही भाषा को बोला जाता है, जो नीचे जुड़े हुए लोग बोलते हैं। जब जन्म हम लोग लेते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि अरे कितना सुंदर बच्चा हुआ, ऐसे बोलते हैं। वही हम लोग नागपुरी तौर पर बोलेंगे कि मुरुख सुंदर छवा लागे, इस तरह को बोला जाता है। तो जब बच्चा को स्टार्टिंग से ही हम लोग मगही में बात कर रहे हैं, तो उस बच्चा को क्यों नहीं मगही में एग्जाम दिया जा सकता है? ये बात है कि नहीं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। अब हम अमन जी से पूछेंगे कि जो भी विश्वविद्यालय हो या स्कूली लेवल हो या तैयारी कर रहे छात्र, क्या मुद्दे हैं जो आपके पास छात्र लेकर आते हैं और किन मुद्दों पे आप आगे जो भी प्रशासनिक चेयर पे बैठे रहते हैं उनसे आके बात किए हैं? पहले तो सभी को झारखंडी जोहार। देखो, हमरे मन नागपुरी में वो गाना सुनीला, नागपुरी गाना, हाय रे हमर सोना झारखंड। और वाकई में हमारा झारखंड एक सोना झारखंड है। हमारा राज्य में ना खनिज संपदाओं की कमी है, ना माइंस मिनरल्स की कमी है, ना कोयला की कमी है। कमी है तो हमारे शिक्षा व्यवस्था में, और कमी है इच्छा शक्ति में। जो लोग ऊपर सत्ता में बैठे हैं उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है हमें शिक्षा देने की। आज राज्य का जो पूरे राज्य का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। रांची विश्वविद्यालय, जैसा भाई ने कहा, रांची विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और झारखंड की राजधानी में जो विश्वविद्यालय है, अगर उसकी व्यवस्था लचर है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो और अन्य विश्वविद्यालय है उनकी स्थिति क्या होगी। आज गांव से कुछ सपने लेकर के छात्र यहाँ रांची विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं,
ताकि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हम कहीं अच्छे जगह जाकर के नौकरी कर पाएंगे। मगर स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि वो अभी अपनी शिक्षा अर्जित करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इच्छा शक्ति की जो कमी, जो सत्ता में बैठे हैं उनके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबसे मूलभूत सुविधा है शिक्षा। कोई भी गरीब जो छात्र होता है 10 बाय 10 के कमरे में पढ़ता है, अपनी शिक्षा अर्जित करता है और उस एग्जाम सेंटर में एग्जाम देकर के निकलता है तो उसे पता चलता है कि मेरा एग्जाम पेपर लीक हो चुका है। सोचिए उस गरीब छात्र पर क्या गुजरती होगी, सोचिए उस गरीब परिवार पर क्या गुजरती होगी जो माँ बाप अपने बच्चों को कुछ सपने दे करके झारखंड की राजधानी में भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। हमारे साथ वसीम है जो कि आदिवासी छात्र संघ के नेता हैं, डीएसपीएमयू में ये पढ़ाई भी करते हैं और छात्रों की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते हैं। चलिए इनसे पूछते हैं कि डीएसपीएमयू में क्या क्या समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हुआ है जिनका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनाश जी, और लाइव लगातार न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभिनाश जी ने हमें सवाल किया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ किस तरह की समस्याएं हैं, तो मैं बड़े ही साफ शब्दों में कहता हूं, वहाँ जो शिक्षा की जो व्यवस्था है डीएसपीएमयू में बहुत ही लचर है और निराशाजनक है। टीचर तो आते हैं लेकिन 1 बजे आते हैं, 12 बजे से 1 बजे के बीच में, जबकि उनकी टाइमिंग है 10 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचने की, लेकिन वो पहुंचते ही नहीं है टाइम पे। और देखी जाए डीएसपीएमयू में तो फीस लगातार बढ़ते जा रही है और छात्रों को मूलभूत सुविधाएं मिलती ही नहीं है। इसके लिए हमने आंदोलन भी किया था लगातार, 7 दिनों तक हमने विश्वविद्यालय को बंद किया, जिस पर किसी भी तरह का विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाला कि जो डीएसपीएमयू के कॉमर्स विभाग में फीस हाइक हुई है 100%, उस पर कुछ निष्कर्ष निकाले। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, लगातार छात्रों को परेशान करते हैं। और देखा जाए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में सारे छात्र दूर दराज से आते हैं, जैसे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, बोकारो। कोई भी लोकल छात्र, लगता है ज्यादातर तो नहीं है लोकल छात्र, सारे दूर से ही आते हैं विभिन्न जिलों से। तो उनके लिए ना हॉस्टल की फैसिलिटी है अच्छी से, और अभी देखी जाए वर्तमान झारखंड सरकार में तो स्कॉलरशिप की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिससे वो फीस भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और लगातार फीस वृद्धि हो रही है। और किसी भी विभाग में 100% अगर फीस को बढ़ा दिया जाता है तो छात्र किस तरह फीस भुगतान कर पाएंगे? या फिर वो अपना हॉस्टल का खर्चा निकालेंगे, या फिर ट्रैवलिंग का खर्चा निकालेंगे, अपना जीवन यापन करने का खर्चा निकालेंगे, या फिर शुल्क भुगतान करेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं जो काफी दयनीय है, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को काम करना चाहिए, इन पर सही निष्कर्ष निकालना चाहिए और जो फीस वृद्धि हुई उसको कम करना चाहिए। क्योंकि पैसा के वजह से किसी भी छात्र को की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अगर फीस देने की वजह से किसी छात्र की पढ़ाई रुक जाती है तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर युवा जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो हमारा राज्य का भविष्य क्या होगा? ये एक सबसे बड़ी मुद्दा है। फीस की वजह से किसी भी छात्र की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। और मैं लाइव लगातार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी सारे न्यूज़ को कवर किया और लोगों तक पहुंचाया। और सबसे शॉर्ट में मैं एक बात कहता हूं कि झारखंड के जो छात्र हैं जागरूक नहीं हैं और आगे आना नहीं चाहते हैं। इसमें छात्र नेताओं को अपनी भागीदारी देनी चाहिए कि आप सभी आए, आप निकले, आप अपनी हक के लिए लड़ाई लड़े। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखे, जेएनयू में देखे, वहाँ छात्र पूरी तरह से टूट पड़ते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी मांगों को रखने के लिए। लेकिन झारखंड के विश्वविद्यालय में, अभी रांची विश्वविद्यालय का देखा जाए मामला, तो लेट सेशन चल रहा है, रिजल्ट तक नहीं आ रही है। जो 4 साल का कोर्स है उसे 6 साल में पूरा किया जा रहा है, लेकिन छात्रों को किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है, वो रास्ते में आते ही नहीं है। जैसे 2-3 छात्र संघ गए, आजसू गया, एनएसयूआई गया, जेसीएम गया, आदिवासी छात्र संघ गया, एक दिन आंदोलन होती है, दूसरे दिन खत्म हो जाती है। छात्र आना ही नहीं चाहते हैं, मतलब उनको भविष्य की फिक्र ही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है कि छात्र को अभी जागरूक होना है और अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जी। ये आपने एक रूपरेखा समझ ली होगी कि विश्वविद्यालय में क्या स्थिति चल रही है झारखंड के विश्वविद्यालय में। चलिए विश्वविद्यालय से हट के थोड़ा हम रुक करते हैं अभ्यर्थियों की तरफ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।
हाल ही में आपने जेटेट का मामला बहुत सुना होगा, उसमें मगही को लेके काफ़ी विवाद भी चला है। हमारे साथ चंदन जी हैं जो कि जेटेट के मामले में काफ़ी आंदोलन किए हैं। क्या मामला है, क्या-क्या समस्याएं हैं, अभी तक क्या हाल बना रहा है जेटेट? दर्शकों को जोहार। और मैं बताना चाहता हूं कि जेटेट ये झारखंड की इतनी बड़ी मुद्दा बन चुकी है कि सारे अभ्यर्थी के साथ, पेरेंट के साथ बच्चे भी टकटकी नजरों से देख रहे हैं। पहली बात बताना चाहता हूं कि झारखंड बने 26 साल के दौरान मात्र 2013-2016 में जेटेट परीक्षा का आयोजन किया गया। 2016 से लेकर अब तक जितने भी अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उसको सरकार की ओर से एक बार अवसर तक नहीं दिए गए, क्योंकि झारखंड में शिक्षक बनने के लिए आपको एक पात्रता परीक्षा पास करना पड़ता है जिसका नाम है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको जेटेट कहा जाता है। अब जेटेट परीक्षा सोचिए कि एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार जो हमारा होता है कि प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष टेट परीक्षा करने का प्रावधान है, जबकि झारखंड राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है कि 10 वर्ष हो गया और एक जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं करवा पाया। जबकि हम लोगों ने 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने अगस्त 2024 में फॉर्म भरा था और 38 करोड़ सरकार को मोटी रकम दिए थे, लेकिन सरकार की ओर से पहल नहीं किया गया और गलत सिलेबस दिए जाने के कारण हमारे नेतृत्व में जब हम जैक ऑफिस का घेराव किए तो अधिसूचना को शिक्षा विभाग द्वारा वापस ले ली गई। फिर से नियमावली बनाई जाती है और भाषा के आधार पर उसको फिर से फंसा देती है कि जिस प्रकार से खुट्टी जो है, जो बिरसा भगवान का जन्म स्थान है, तो वहां पर मुंडारी के जगह पर कुड़ुक और खड़िया डाल देता है, तो फिर उसको विरोध होने पर अधिसूचना को वापस ले लेता है। और इस बार फिर से हम लोगों ने उसके बाद हमारे नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया गया था अगस्त 2025 में। तो माननीय मुख्यमंत्री जो राज्य के मुखिया के साथ साथ स्कूलों की साक्षरता विभाग के प्रभार भी हैं, उनसे मुलाकातें हुई साथ प्रतिनिधिमंडल के द्वारा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 1 माह के अंदर प्रक्रिया को चालू कर दूंगा, लेकिन प्रक्रिया को चालू नहीं किए। फिर मैंने कोर्ट की प्रक्रिया में गया तो कोर्ट से आदेश दिया गया कि मार्च से पूर्व परीक्षा का आयोजन करा लेना है। फिर भी सरकार के देखें कोई सुगबुगाहट नहीं है। इस बार फिर से मैंने पहल किया, 24 जिला इकाई का बैठक किया और 24 जिला में पुतला दान, पैदल मार्च, मशाल जुलूस किया गया और सारे माननीय विधायकों को ज्ञापन दिया गया, जिसके कारण से हमारे देखोगे कि विधानसभा में हमारी आवाज बुलंद हो रही थी और साथ ही साथ हम सड़क में भी आंदोलन कर रहे थे। जिसके बाद देखोगे कि लगातार हमारी दबाव के कारण, शिक्षा विभाग में लगातार दबाव बनाने के कारण, जैक ऑफिस में दबाव बनाने के कारण हमारा जो पात्रता परीक्षा की जो फॉर्म भरने की जो तिथि नोटिफिकेशन थी वो जारी कर दिया गया था, सिलेबस जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ हमारा जो नियमावली है वो कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिल पाई है। उसमें कुछ जो बाहरी विधायक लोग जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है इस भाषा का जोड़ने के लिए बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ बाहरी विधायकों को और मंत्रियों को कि झारखंड में उसके द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी ही जो राज्य के मुखिया हैं उन्होंने इस भाषा को हटाया है द्वितीय भाषा के रूप में, तो इस भाषा का कहीं पर औचित्य नहीं होती है। और दूसरी बात है कि जेसीसी और जेपीसी के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन भी नहीं किया जाता है और ना ही प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक इसकी पढ़ाई होती है, न इसके विशेषज्ञ उपलब्ध है, न किताबें उपलब्ध है। तो ये कोई भी प्रकार की आधार नहीं बनती है, ये आधार नहीं बनती है, जिसके कारण से इन लोग झूठ का विवाद उत्पन्न करके छात्रों को जो है दिग्भ्रमित करते हैं। इन लोग चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहे ताकि इनका झंडा ढोते रहे। आप सोचिए कि हमारे से कितना लोग जुड़े हुए हैं। आप सोचिए कि हम लोग अगर शिक्षक बनते हैं तो हमारे जिस गांव में हम पढ़ाएंगे, जिस विद्यालय में पढ़ाएंगे, उस विद्यालय के क्या अच्छी जो होगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, तो बच्चे भविष्य में जाके अच्छे शिक्षक बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छे नौकरी पैसा में आएंगे। लेकिन उसको रोका जा रहा है क्योंकि उसको शिक्षक बनने से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया उसको रोका जा रहा है। तो मैं बतलाना चाहता हूँ माननीय हेमंत सोरेन जी से कि आप 28 तारीख को जो आगामी कैबिनेट है उसमें स्वीकृति दीजिए नियमावली को और बाहरी भाषा नहीं चलेगा। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बोले हैं कि झारखंड में भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली जो है वो बोरो भाषा है। मैं आपको दिखा देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान खुद जो दिए हैं कि झारखंड में ये बोरो भाषा है, ये लागू नहीं हो सकता है, ये बोरो भाषा है। ये राज्य का मुखिया का जवाब है। सोच सकते हैं कि जब राज्य के मुखिया जब द्वितीय भाषा के रूप में उसको दर्जा प्राप्त नहीं दिए हैं तो उस भाषा में परीक्षा कैसे आयोजन किया जाएगा। और मैं बताता हूं कि जब जेटेट परीक्षा जब पास करेंगे, अभी तो जेटेट परीक्षा होने जा रहा है, फॉर्म भरने के लिए मेरे दबाव पर मैं जैक ऑफिस में गया और अध्यक्ष से और सचिव से बात किया कि बोले आप जेटेट का फॉर्म का 21 तारीख से जब परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी किए थे, नोटिफिकेशन किए थे, तो परीक्षा के फॉर्म क्यों नहीं किए? बोला मेरा शिक्षा विभाग से आदेश नहीं है। बोले आपको आदेश जो पहले दे दिया है तो दोबारा क्या मिलेगा? कि झारखंड के मैं विभिन्न मुद्दा बताना चाहता हूँ, जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो, यहाँ पर स्थानीय नियोजन नीति बनने के कारण आज देखिए कि सीडीपीओ में जो बहाली आया था 18 पोस्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी ले गए। आज कारण है झारखंड की नौकरियों को बेचा जा रहा है और 60-40 नियोजन नीति के तहत सारे नौकरियों को बाहरियों को दिया जा रहा है। आज झारखंड में एक संवैधानिक स्थानीय नियोजन नीति बनती तो झारखंडियों को नौकरी मिलती, झारखंड के लोग झारखंड में विकास करते, झारखंड की हर चीज को
जो पीछे घसका हुआ है उसको आगे बढ़ाते। लेकिन यहाँ के लोग नेताओं को जो है मनसा क्या है पता नहीं है, भ्रष्टाचार से अपने जो है चरम सीमा पर है यहाँ पर, और किस नशा में रहते हैं हमको पता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। हम और भी अपने साथियों से पूछेंगे क्या ये जो झारखंड में जो सीन है सरकारी नौकरियों का, क्या आपको लगता है क्या सीन है, और इसके पीछे दोषी क्या सिर्फ संस्थान है या सरकार भी है? झारखंड में तो क्या बोलते हैं, बेरोजगारी खास करके बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे नौकरी तो ज़्यादा करके दिखाए तो बीच ही आ जाता है, और यहाँ पेपर लीक तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, और समय समय पर एग्जाम भी नहीं होती, जैसे कॉलेज में भी हो गया, और झारखंड सरकार भी कुछ समय पे कुछ देती नहीं है, ना एग्जाम लेती है, ना स्कॉलरशिप समय पे देती है। 2 साल से तो स्कॉलरशिप नहीं आई है। जो अब तक की हम लोग की गुफ्तगू रही है, दो तरह की समस्या आ रही है। एक तो है इन जो एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या है, सेशन का लेट होना, सिलेबस में त्रुटि होना, प्रश्नों का गलत होना, ये एक अपनी जगह है। दूसरी जो समस्या उठाए, क्या नाम है आपका, राज दुबे जी ने, वो उनकी डिमांड है कहीं ना कहीं मदर लैंग्वेज में बच्चा अपनी माँ की भाषा में ही पढ़ाई करे। जो हमारा देश का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसकी वकालत करता है कि हर बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करे। दूसरी चिंता इनकी है राज्य की, जिनका मानना है कि ये जो 9 जो भाषाएं हैं झारखंड में, क्षेत्रीय रीजनल और जो ट्राइबल लैंग्वेज, इसके सिवा दूसरी कोई भी भाषा जो है वो नहीं चल सकती है। उसको कहीं ना कहीं बाहरी भाषा के बतौर स्थापित करना। हमारे जो कार्मिक भाषा सुधार में है वो 15 भाषा का प्रावधान है। मैं बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली रघुवर दास के कार्यकाल में उसको लाने का प्रयास किया गया था, और फिर ये हेमंत सोरेन जैसे कार्यकाल में आए थे। मैं आपके जो वीडियो दिखाया था अभी, उसके माध्यम से देखेंगे, उसी दिन का वीडियो है जिस दिन इसको द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा को हटा दिया गया। तो यही जो माननीय जो अभी जो सवाल उठा रहे हैं, उस समय कहाँ सोए हुए थे? ठीक। आज जब हमारी नियमावली बन जाती है, जब परीक्षा होने का रहता है, तो अड़चने क्यों आती है? जिस समय नियमावली बन रही है उस समय क्यों प्रश्न उठाए? तो इन लोग जो है सिर्फ जो छात्रों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। और बताना चाहता हूं कि जेटेट परीक्षा फॉर्म भरा रही है, और जुलाई महीने में होगी। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, सड़क जाम करने, चक्का जाम करने, कोई भाषा विवाद नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड में शिक्षक बहाली तो बहुत बार हुआ, तो भोजपुरी, अंगिका, मगही पर नहीं था, तो क्या वहां के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? क्या वहां के लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं? और जो बताता हूं कि जब सहायक आचार्य का 26,001 पोस्ट की जब बहाली हुई, तो वहां पर भोजपुरी, अंगिका, मगही, मैथिली नहीं थी। तो क्या हुआ? 26,000 में एक जो शिक्षक बने, तो क्या वो नहीं बन पाए? और साथ में बताना चाहता हूं कि भोजपुरी, अंगिका, मगही को लेकर सभा क्रिकेट बनाम झारखंड सरकार का केस हुआ था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और बोला था कि राज्य सरकार पर निर्भर करती है कि कौन सा भाषा को लागू कर सकती है, कौन सा भाषा लागू नहीं कर सकती है। मैं हर टेक्निकल पॉइंट पर मैं बता सकता हूं कि भोजपुरी, अंगिका, मगही कहीं पर नहीं टिकती है और ना लागू हो सकती है। चलिए ठीक है, आपका क्या मानना है इस मामले में? देखिए, आज जो लाइव लगातार के जरिए झारखंड की शिक्षा व्यवस्था और झारखंड के प्रायोगिक परीक्षाओं पे जो चर्चा आप लोग कर रहे हैं, मैं अपनी आयशा की ओर से आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, जो कई साथियों का जो सवाल है, उस पर तो मेरा अलग अलग पॉइंट है मेरा संगठन का। देखिए, भाषा पर मेरा और संगठन का स्पष्ट मानना है कि जिन जिलों में जिन भाषा को लोग बोल रहे हैं, पहली बात तो उनकी आज़ादी है अपनी बात रखने की या अपना भाषा बोलने का। और मेरा मानना है कि जितना लोगों को भाषा में या परीक्षा जो लिया जा रहा है उस भाषा में तो ले ही, लेकिन किसी भी भाषा को हटाने की बात ना करें, बल्कि जोड़ने की जहां तक बात हो उसको जोड़ा जाए। क्योंकि जिन भाषा में एक व्यक्ति भी अगर उसको उस भाषा में अगर परीक्षा लिखना चाहता है तो उसकी आज़ादी है, उसका राइट्स है, वो लिख सकता है, वो अगर बोल सकता है। तो सरकार की व्यवस्था बिल्कुल देनी चाहिए। अगर आपके राज्य में एक भी नागरिक है, भारत में एक भी नागरिक अगर बोलने वाला किसी भी भाषा में है, तो उसको उस भाषा में पढ़ने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, परीक्षा देने की आज़ादी उसकी होनी चाहिए। ये तो दूसरी बात कि जब शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो 3 सेशन में हम लोग शिक्षा को बांटते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन को। झारखंड के अगर हम संदर्भ में देखें तो ये तीनों शिक्षा बहुत ही बदतर होते जा रही है। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी किया 2022 में। 2022 में रिपोर्ट जारी किया कि झारखंड में 7,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। 33% से ज्यादा विद्यालयों में शौचालय की जो स्थिति है बहुत बदतर है। सड़क, जो पक्की सड़क होनी चाहिए स्कूल तक जाने के लिए, उसकी एकदम बहुत कम व्यवस्था है, सही है। खेलने कूदने और मैदान की भी वही स्थिति है।
इसके साथ अगर आप बात करें तो झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, जो झारखंड के कल्चर, भाषा, जो रहने वाले लोग हैं, खास करके आदिवासियों की हम बात करें तो आप देखेंगे कि वो पढ़ाई में जितनी उनकी रुचि होनी चाहिए और सरकार को जिस प्रकार से पहल करनी चाहिए, ये दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। आप देखेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से रेशियो छात्रों को पढ़ने में या एडमिशन में होनी चाहिए वो नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हेमंत सरकार की भी हम बात, हेमंत सरकार के पहले जो रघुवर सरकार थी, रघुवर सरकार ने जिस प्रकार से स्कूलों को मर्ज करने की जो बात की, 10,000 से ज्यादा स्कूलों को जो मर्ज किया, उसमें हम लोगों ने देखा कि आदिवासी क्षेत्रों में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी तक जो स्कूल का दूरी बना, इससे बहुत सारे छात्र एडमिशन और जाने में असंभव हो गया, जिसके चलते एक गिरावट आई। इसके साथ हम देखते हैं कि झारखंड में आप प्राथमिक शिक्षा को आप देखें तो प्राथमिक शिक्षा की ये हालत है कि अब जब हम 2022 का रेफरेंस दे रहे हैं तो उसके बाद भी आप देखें तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, कोई ज्यादा वैकेंसी नहीं आया है जिस चीज को भरा जा सके। और आप समझिए कि राइट टू एजुकेशन बोलता है कि 30 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक हो और वो भी विषयवार हो, लेकिन ये कहीं भी लागू नहीं है, सिर्फ किताबों में एक कानून बनकर रह गया है। इसके साथ हम अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा की हम बात करते हैं तो आप सब लोग देखें कि झारखंड में लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा है। पेपर लीक, सभी तरह के प्रायोगिक परीक्षाओं का पेपर लीक तो हो ही जाता है, लेकिन हद तो ये हो गया कि 10th के छात्रों को भी मैट्रिक के परीक्षा पेपर लीक हो गया। तो माध्यमिक शिक्षा की स्थिति आप समझ सकते हैं, उसमें भी विषयवार शिक्षकों की भारी कमी है। हायर एजुकेशन में आप देखिए सभी छात्र नेताओं ने इस बात को कबूला कि रांची विश्वविद्यालय हो, नीलांबर पीताम्बर हो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, बीबीएमक्यू हो या दुमका की यूनिवर्सिटी हो, जितने भी यूनिवर्सिटी है, इन तमाम यूनिवर्सिटियों में लगातार लेट सेशन चल रहा है। और सिर्फ लेट सेशन ही नहीं चल रहा है, बल्कि आप देखेंगे कि प्रोफेसरों की भारी कमी है। सिर्फ प्रोफेसर, 1-2 प्रोफेसर के भरोसे पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। इससे क्या हो रहा है, एक तो हम देख रहे हैं कि पीएचडी में जो नामांकन लेने वाले छात्र हैं वो पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, वो रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो समाज को नई दिशा, समाज को नई नई चीज खोज कर कैसे लाएंगे। तो ये हालात है, परीक्षा समय पर नहीं हो रहा है, रिजल्ट समय पर घोषित नहीं हो रहा है, छात्र परेशान है। एनईपी के बाद आने के बाद तो हम लोग देख रहे हैं, अभी कल ही परसों रोज हम लोग संत पॉल कॉलेज गए थे, आपको उदाहरण दे रहे हैं कि नई शिक्षा नीति आने के बाद कैसे छात्र परेशान है। बीसीए के नाम पर छात्रों को एडमिशन लिया जाता है कॉलेज में और उसके बाद बीएससी सीए कराया जा रहा है, जिसमें फिजिक्स मैथ जैसे विषयों को पढ़ना अनिवार्य है। अब जरा सोचिए, छात्र इसलिए बीसीए लिए कि हमको फिजिक्स और मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बीसीए एससीए करके सीए करके उसको उसमें शामिल किया जा रहा है। तो छात्र बिल्कुल एकदम परेशान हैं, हताश हैं, उनको समझ नहीं है और शिक्षकों की भारी कमी है। शिक्षा व्यवस्था पूरी लचर हो चुका है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि एक बड़ा, जो आप सब लोगों के माध्यम से हम बताएंगे कि सवाल को आप लोग उठाइए, जो दिव्यांग छात्र हैं, दिव्यांग छात्रों को लगभग झारखंड में 48,000 से ज्यादा छात्र हैं और शिक्षक मात्र जो है से बहुत कम, मतलब आप कह सकते हैं कि उनका जितना रेशियो है उसका 10% शिक्षक है। तो ये भारी कमी है। दिव्यांगता को हमें उनकी बेहतर शिक्षा के लिए काम करना है, लेकिन ये सरकार इस तरह से पहल नहीं कर रही है। छात्रवृत्ति का आप देख ही रहे हैं, छात्रवृत्ति लगातार रोका जा रहा है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, हताश हैं। तो ये बहुत सारी समस्या है और जिसको लेकर हम लोग लड़ भी रहे हैं और हम सब छात्र संगठनों से भी बोलेंगे कि बेहतर शिक्षा के लिए लड़िए, लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने की दिशा हम लोग आगे बढ़ाइए। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक बातों को रखा और कई चीजों को कवरेज किया है और निश्चित रूप से जो ड्रॉप आउट है झारखंड में बहुत ज्यादा है और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और ट्राइबल सोसाइटी का जो सामाजिक स्थिति है उसमें कंट्राडिक्शन है और उस रेस में वो बढ़ने की स्थिति में नहीं है। एक जो बात आई जो मुझे सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इनकी तरफ से जो बात आ रही है, ये कह रहे हैं कि 9 अनुसूची और 15 जो अनभाषाएं, इसके सिवा किसी को स्थान नहीं मिलना चाहिए। कंट्राडिक्शन यहाँ हो रहा है। आप चूंकि चीजों को आप भी समझ रहे हैं, नेशनल पॉलिसी कहती है कि हर बच्चा को उसकी मातृभाषा में एजुकेशन का है कि मैं पॉलिटिकल स्टैंड नहीं जानता,
पॉलिटिक्स का अपना स्टैंड हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इंटरेस्ट की, स्टेट इंटरेस्ट की, और इस सवाल का कि भाई 25 वर्षों के झारखंड में हम कहाँ पहुंच गए भी भाषा विवाद में। आपको ने आप यदि बाप से हम बात करें तो क्या वो जो पलामू है, गढ़वा है, जिसकी चर्चा करें, वहां की भाषा मगही ही है, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल, वहाँ की भाषा मगही, इसको हम पूरा अच्छे से बोल सकते हैं। और आपको ये पता नहीं हो तो भैया को मैं कहना चाहूंगा कि आप जाइए पलामू और गढ़वा क्षेत्र में घूम के आइए, आपको पता चल जाएगा वहाँ का भाषा मगही है कि नहीं है। मैं किसी भाषा को खराब नहीं बोल रहा हूँ सर, कोई भी भाषा में खराब नहीं कर रहा हूँ। अभी भैया जिस तरह भैया हमारे कहें कि हर जिला का हर भाषा को मान्यता दिया जाए। एक कहावत कहा गया है, जब शिक्षा बढ़ेगी, जब वहाँ का लोकल भाषा को जब बोला जाएगा, मातृभाषा को। अभी मुझे याद नहीं आ, जैसे याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। देखिए अभी क्या हो रहा है झारखंड में, खास करके पता नहीं इन लोग क्या चाह रहे हैं कि पलामू गढ़वा बाहर ही है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। उस तरह से पलामू गढ़वा को गिराया जा रहा है यहाँ पे मगही भाषा को लेके। अब मैं पूछना चाहूंगा, क्या पलामू और गढ़वा में, इनसे पूछना चाहूंगा, क्या पलामू और गढ़वा में मगही भाषा नहीं बोला जाता है क्या? इसका जवाब मुझे भैया दे। पलामू गढ़वा ही क्यों? ये पलामू गढ़वा ही क्यों? अब चतरा चले जी, जाइए, चतरा, हजारीबाग। कोडरमा और बरही का इलाका, ये भी तो भोजपुर मगही इलाका हाँ है। मगही है सब में, पर अधिकतर अगर ज्यादा मगही की भाषा की बात कीजिएगा आप तो पलामू और गढ़वा हजारीबाग में बोला जाता है, चतरा जिला में अधिकतर। मैं इनसे सहमत हूँ कि जैसे कि ये भाई लेसरीगंज से है पलामू, मैं भी पलामू से हूँ और तरहसी से हूँ। अब जैसे कि ये है, इनको कहीं जाना है, चल बे भाई, चल बे, अच्छा चल ना वहां से आवत ही, तो ये सब आपको लगेगा भोजपुरी है, तो कहीं ना कहीं ये मगही है। और ये पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, चतरा हो गया, और कोडरमा भी ये, और खासकर गढ़वा और ये पलामू, ये बिहार से सटा हुआ बॉर्डर है, और कहीं ना कहीं इसको मगही में मतलब बोला जाता है वहां पे। तो मैं चंदन जी जैसे कि बोले थे कि उड़िया हो गया और बंगाली हो गया, तो आप चंदन जी एक बार यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय में जाके पता कीजिएगा कि बंगाली पढ़ने वाले का छात्र का रेशियो और ये महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र का रेशियो, मैं आपको बता दूं, एक भी छात्र नहीं है, प्रोफेसर है, एक छात्र नहीं है बंगाली पढ़ने वाले झारखंड में। मैं उस महाविद्यालय का भी नाम बताऊंगा अगर आप बोलेंगे तो। वो बंगाली के टीचर के नाम पे नियुक्त हुए हैं, और बंगाली एक भी बच्चा नहीं है पिछले 3 से 5 वर्ष से, एक भी छात्र नहीं। अगर आपके, मैं इसी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं लगातार से, अगर उस महाविद्यालय में आप एक छात्र दिखा दिए तो मैं उस महाविद्यालय से नाम कटवा लूंगा, मैं उस महाविद्यालय से नाम कटवा लूंगा। जब जिस व्यक्ति का और मेरे भाई का, अगर मैं मातृभाषा उसी जन्मभूमि पर पैदा हुआ हूं तो क्यों ना मैं उसी भाषा को लिखूं, उसी भाषा को बोलूं और उसी भाषा में आपसे बात करूं। ये तो जैनविक है ना, मैं बात करूंगा। इसीलिए रघुवर दास जी का मैं सम्मान करता हूं कि वो भाषा को ऐड करवाएं, क्योंकि जैसे कि वो भाई बोले कि किसी को हटाना नहीं है, अब किसी को हटाना नहीं है, बल्कि शिक्षा को घटाना नहीं है, बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इसीलिए नागपुरी, बंगाली या उर्दू या नागपुरी जो भी है, मैं उसको हटाने की बात नहीं कर रहा हूं। प्लस हाँ, जो पलामू में और गढ़वा में बोले जाते हैं उस भाषा को मैं ऐड करने की बात कर रहा हूं। और मैं माननीय विधायक से बोलना चाहूंगा, जो गढ़वा के विधायक है, माननीय पांकी के विधायक है, शशिभूषण मेहता जी हैं, जितने भी हैं, सब कोई मगही को ऐड कराने के लिए आप लोग विधानसभा में सत्र में इस भाषा को शामिल करने के लिए आवाज उठाइए, ताकि गढ़वा की जनता, गढ़वा की युवा और पलामू की भी युवा आपके साथ हो। जय झारखंड, जोहार झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है भैया, आप लोग बता दूं मैं आपको, नहीं देखिए हम आपको बता, सुनिए, आप सीनियर हैं, आपको बता देखिए झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ पे हर 3 किलोमीटर में, देखिए आक्रोश होने से कोई बात नहीं होती है, हम आपके लैंग्वेज पे नहीं बोल रहे हैं, मगर बात ये है कि अगर आपको हटाने का बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? आप ही नागपुरी पढ़ते हैं, हम भी मगही पढ़ना चाहते हैं, हमको मगही पढ़ाइए। तो सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए। नहीं, झारखंड जहां नहीं, तो आप तो अच्छा बोर भाषा है, तो मैं आपको बता दूं, तो अरे तो क्या अरे
अरे तो क्या पलामू गढ़वा क्या झारखंड मतलब झारखंड से बाहर है? अरे क्या पलामू गढ़वा झारखंड से बाहर है? अगर झारखंड से बाहर है तो आप हमको बताइए। अगर बिहार में है तो वहां मजबूरी भोजपुरी चलेगा। अगर झारखंड में अगर नहीं है, अगर झारखंड में है और भाषा को उसको लागू करना होगा। मैं इससे बात है कि झारखंड में रहना है तो आप करें तो सही, हम करें तो गलत। हर राज्य की अरे सुनिए भैया, हेलो। देखिए इतना आक्रोश होने से नहीं चलेगा, इतना आक्रोश होने से नहीं चलेगा। ये शोधार्थी है, इतना आक्रोश होने से नहीं चलेगा। अगर भाषा का कोई उचित नहीं है, नहीं उचित नहीं, मागी ऐड होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे हम पलामू से हैं, इसलिए बताता हूँ कि झारखंड में भोजपुरी, अरे पलामू से है, पलामू जिंदाबाद, पलामू जिंदाबाद, पलामू जिंदाबाद। लोग जो है जेपेश्वर जैसे अगर जैकेट में मगही भाषा नहीं आ जाएगा तो जैकेट में और भाषा लागू होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है आपको। अगर आप नागपुरी सब के लिए अगर आप रोड पे सड़क उतरे तो हम लोग भी मगही के लिए आप लोग भी आज के रोड पे उतरेंगे, इसको भी ऐड करवाएंगे। नहीं लागू हो सकता है, नहीं लागू हो सकता। और बता देता हूँ कि अभी मेरा फॉर्म भरना, जैकेट परीक्षा का फॉर्म भरना शुरू हो गया है और भोजपुरी का मगही का कोई उचित नहीं है, कोई स्थान नहीं दिया गया। गलत है। अगर मगही भाषा को नहीं शामिल किया जाएगा नहीं हो सकता है। झारखंड आपका बाबू जी का क्या फॉर्म भी भरा? झारखंड आपका बाबू जी का फॉर्म पोर्टल खोल लीजिए, भोजपुरी का मगही का कोई स्थान नहीं है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जिस प्रकार जिस उत्तेजना से हम भाषा के लिए लड़ रहे हैं, आपको झारखंड की वर्तमान स्थिति आपको पता है कि अब हमें एक एक एग्जाम करवाने के लिए 10-10 साल का अगर समय लग जा रहा है, तो हमें वो सुचारू रूप से पहले तो वो हो, उसके लिए लड़ना चाहिए, बाद में हम भाषा के लिए लड़ेंगे। और मैं भाई की बात से भी सहमत हूं कि सबकी स्वतंत्र इच्छा होती है कि अगर उसको अपनी मातृभाषा में अगर एग्जाम देना है तो अपनी मातृभाषा में एग्जाम दे सकता है, इस पर कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो उसी मातृभूमि, उसी जमीन पर अगर वो पैदल है, उसको उसी मातृभाषा में एग्जाम देना तो उसकी ये संवैधानिक अधिकार है, वो एग्जाम दे सकता है। जिस प्रकार से हम अभी उत्तेजित होकर के लड़ रहे हैं, ये लड़ने का विषय नहीं, हम सभी छात्र प्रतिनिधि है। हमें ये जानने की जरूरत है कि वो जो वहां के जो छात्र, जो पलामू गढ़वा के जो छात्र हैं, उनकी मन में क्या इच्छा है। हम अपने इच्छा को उन पर थोप नहीं सकते हैं। उनकी क्या इच्छा, वो लोकल लेवल पर जाकर के हमें पता करनी चाहिए, लोकल लेवल पर उनको लड़नी चाहिए, अपने हक आवाज को बुलंद करना चाहिए। तो उनकी जो मांग हो रही है, जो मगही लैंग्वेज की मांग हो रही है, उसको शामिल करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि इसको राजनीतिक क्या करण किया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी जो हमारे जेटेट पढ़ रहे हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीएड डीएलएड के और हमारे जो संगठन से जुड़े हुए हैं, तो वो स्पष्ट रूप से नागपुरी लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। जिस भाषा को लेकर वो पढ़ना है, जिस जगह पर उसको नौकरी करना है, उसी के आधार पर वो तैयारी कर रहे हैं। ये राजनेता लोग जो हैं वो सिर्फ यहाँ पर जो है माहौल खराब कर रहे हैं ताकि परीक्षा का आयोजन ना हो और उसका झंडा ढोते रहे। ये स्पष्ट रूप से है कि जो बीएड डीएलएड किया है वो अभ्यर्थी लान के खड़ा कर दे 50, तब हम जानेंगे कि भोजपुरी अंगी का मगही हुआ। भोजपुरी अंगी का मगही को लेकर छात्र जो है अरे हम संगठन चलाते हैं, हम लोग नहीं चला रहे हैं, हम लोग नहीं चला रहे, कैसे लिखा? हम लोग पास नहीं है क्या? ये बात आप नहीं बोल सकते हैं कि आपका मगही का स्टूडेंट नहीं है। आप इस चीज को नहीं बोल सकते। वो चाहते हैं कि हम नागपुर में, देखिए हेलो सुनिए, आप ये नहीं बोल सकते कि मगही का स्टूडेंट नहीं है। हमारे पास जेटेट का भैया देखिए, आप भी पलामू से बिलोंग करते हैं, हमारा विरोध करेंगे तब जानेंगे। देखिए हल्ला करने से आपकी चीजों का नहीं हो जाएगा और आप नागपुरी पढ़ते तो हम नहीं पढ़ेंगे, समझे? जो भी बात है, जो भी छात्र नेता मौजूद हैं, हम भी छात्र नेता हैं किसी संगठन का, ठीक है। आप लोग बात करिए, बहुत शालीनता से करिए और भाईचारे के साथ करिए। ऐसे तू में करने से बात भी स्पष्ट समझ में नहीं आएगी। आप लोग का स्टैंड से फिर मैं वो स्टैंड दोहरा रहा हूं कि सरकार का अपना मंशा है, अभ्यर्थी का अलग अलग मंशा है, लेकिन एक बात तो ये गारंटी सरकार को करनी होगी कि एक भी अगर व्यक्ति किसी भाषा में अगर पढ़ना लिखना एग्जाम देना चाहता है तो उसकी अधिकार है, उसका अधिकार है कि वो लिखे, पढ़े, सब कुछ करे। और इस सरकार की जवाबदेही कि उसको इतना व्यवस्था देना होगा। अगर ये नहीं दे पा रही है तो सरकार फेल है। ये बात इतनी सी स्पष्ट है। तो इतनी सी स्पष्ट बात को लेकर आप लोग इतना, क्या ये साथी नहीं चाहेंगे कि एक भी अगर व्यक्ति कोई भी भाषा का बोलने वाला हो तो उसके लिए उस भाषा में काम कहने से नहीं होता है। आप मांग कर सकते हैं। और बता देता हूं,
सुनिए, कार्मिक भाषा सुधार जो होता है, कार्मिक भाषा सुधार में उस भाषा को जोड़ना पड़ता है, जी। फिर उसका विशेषज्ञ बुलाना पड़ता है, उसका सिलेबस बनना पड़ता है, ये- तब जाके परीक्षाएं आयोजित जी। किया जाता है। ऐसे नहीं होगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप बोल दीजिएगा ऐसे हो जाएगा। यहाँ हमारा एक बच्चा है, यहाँ पर सुनिए ना, चाइनीज, हम चाइनीज को ले आएंगे तो चाइना बोलने वाला है तो चाइनीज बोलेगा क्या, तमिल वाला आएगा तो तमिल नहीं होगा। झारखंड में जो भाषा जनजाति को सूचीबद्ध किया गया, अरे कुछ कर लो भाई, तुम कुछ भी कर लो, तुम जेटेट का अभ्यर्थी नहीं है, ये नेता बनना चाहता है, जेटेट का अभ्यर्थी नहीं है। इससे हमारा जवाब इसको देना नहीं उचित नहीं है, इसका जवाब देना मुझे उचित नहीं लगता है। ये जेटेट का अभ्यर्थी है ही नहीं, पहला बात। चंदन जी, एक सवाल जो मैं करना चाहूंगा, आपने कहा कि यदि कोई तमिलनाडु का आदमी आकर के और अपनी भाषा को इम्प्लीमेंट करना चाहे, अपनी भाषा को मानता चाहे तो नहीं होगा। मेरा सवाल महज इतना है, बोलिए। ये पलामू और गढ़वा के जो लोग हैं, ये झारखंड का हिस्सा बनने के पहले कोई उड़िया बोलते थे, बंगला बोलते थे, या झारखंड गठन के वक्त इनकी भाषा हम जवाब दे रहे हैं। मगही ही थी, और यदि झारखंड गठन के वक्त इनकी भाषा मगही ही थी तो इनकी भाषा के भी सम्मान होना चाहिए। तो अब मगही को बाहरी भाषा कैसे कर सकते हैं? जेटेट परीक्षा में ही सिर्फ क्यों मांग की गई है मगही भाषा का? झारखंड में बताना चाहता हूं कि जो जिलावार नियुक्ति होती है, जिलावार नियुक्ति समझते हो जो डीसी के माध्यम से होती है, तो उसमें तो भोजपुरी का मगही का तो दर्जा नहीं देता है। वहां के विधायक कहां सोएवर आता है? और जब हमारे नियमावली बन जाती है तब क्यों सवाल उठाया जाता है? जब नियमावली नहीं बनती है, सदन में जाके क्या चूड़ी पहन के रहते हैं विधायक लोग? क्या करते हैं सदन में? अगर उनको जनप्रतिनिधि बना के, विधायक को जब हम जनप्रतिनिधि बना के भेजे हैं तो अपने सवाल को उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, अपनी मांग कर सकते हैं। तो अपनी मांग नहीं करते हैं। जब हमारी नियमावली 10 साल से देख रहे हैं कि बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। और शिक्षक की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है कि झारखंड में टेट परीक्षा का आयोजन नहीं हो रहा है। टेट परीक्षा क्यों आयोजन नहीं कर पा रही है कि सरकार की हमेशा विफलता रही है, मनसा खराब रही है। आप बताइए कि जब 2024 में आए तो उसमें भाषा पर नहीं था, गलत सिलेबस के कारण विरोध हुआ था। अभी अगर सरकार चाहेगी कि जो 15 भाषा है अगर दूसरी भाषा में लेना चाहेगा तो सरकार को 2 साल लगेगा। मैं बताता हूं कि पूरा फिर से उसको सर्वे करना होगा। और बताता हूं कि अगर शिक्षक बहाली में अगर चाहिए कि हाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसी भाषा में होगा, तो सहायक आचार्य की जब बहाली होगी तो उस समय जिलावार भाषा होता है, तब वो भाषा का डिमांड किया जा सकता है। जेटेट परीक्षा में कोई उचित नहीं है, मैं बता देता हूं स्पष्ट रूप से, क्योंकि जो कार्मिक भाषा सुधार में 15 भाषा का प्रावधान है। शिक्षक बहाली जो नियुक्ति होगी, ये शिक्षक बहाली की नियुक्ति नहीं है, ये जेटेट परीक्षा पात्रता परीक्षा जिस प्रकार से मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पास किए उस प्रकार से है। हम लोगों ने काफी चर्चा कर ली भाषा विवाद को लेकर, है ना। हमारे जो कुछ स्टूडेंट हैं वे यूनिवर्सिटी से आए हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इनकी अपनी समस्याएं हैं। सेशन का लेट होना, समय पे शिक्षक का नहीं आना, क्लास में गंदगी होना, तो इस चीज को क्या दरकिनार कर दिया जाए? देखिए हमारे सभी को जोहार। लगातार न्यूज़ के माध्यम से आज मुझे बुलाया गया और मैं आदिवासी छात्र संघ से प्रतिनिधित्व करने आया हूं। और जैसा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जिस तरह का बोला जाए तो सेशन लेट हो या साफ सुथरा की व्यवस्था हो या किसी भी शिक्षा की बहाली को लेके हो, देख रहे हैं वो 3-4 महीने पहले हम लोग ने आंदोलन किया था फीस वृद्धि को लेकर, जिसमें मैं एक खुद छात्र था, इस आंदोलन में भागीदारी लिया था। जो मुझे हार्ट अटैक आया था उस टाइम पे, जो तो काफ़ी यहाँ तक कि इतना ख़राब स्थिति है वहाँ का कि वहाँ के प्रशासन के एक भी लोग, पुलिस प्रशासन के लोग एक लोग भी नहीं आए मुझसे मिलने के लिए। यहाँ तक कि मेरे हालचाल तक भी नहीं पूछा गया था, इतनी ख़राब स्थिति है। दूसरी बात ये रही कि जब मेरे साथ, मेरे छात्र संघ के साथ इस तरह का, मेरे ही साथ ऐसा अगर हो रहा है तो और लोगों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा होगा। यहाँ एडमिट कार्ड का बात बताते हैं, अगर बच्चे फीस समय पर जमा नहीं करते उन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात अगर, अरे भाई अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं देना है, बच्चे एग्जाम बैठेंगे कैसे? पहले उन्हें आप एडमिट कार्ड दे दीजिए, फीस अगर भरेंगे बच्चे अभी नहीं तो उसको रिजल्ट के टाइम रोक दीजिए, फीस आप जमा करेंगे तब आपको दिया जाएगा आपको पूरा रिजल्ट। और दूसरी बात रहे हॉस्टल की सुविधा को लेकर, हॉस्टल इतना है कि मैं 2 साल से लगातार वीसी सर का चैम्बर में लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि सर मुझे हॉस्टल दे दीजिए। मेरे 4-5 साथी अभी तक पढ़ाई छोड़ चुके हैं, मैं फिलोसफी डिपार्टमेंट से हूँ, तो 2-3 मेरे साथी हैं छोड़ चुके हैं मेरे डिपार्ट से पढ़ाई। क्यों? रीज़न ये है कि फीस को लेके और हमेशा रहने की सुविधा को लेके। आते कहाँ, मांडर से आते हैं, कोई आते हैं लोहरदगा से आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, रहते क्यों? पढ़ाई करने के लिए। और दूसरी बात रही पढ़ाई को लेके, जो हमारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, मेजर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, माइनर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसमें जो 3-4 सब्जेक्ट और पढ़ाए जाते हैं, 2-3 तो क्लास होते ही हैं, उसके बाकी बाद जो सब्जेक्ट जो पढ़ाए होते हैं वो तो होते ही नहीं क्लास, और उसमें बच्चे फेल हो जाते हैं।
तो ये किसकी गलती है? टीचर की गलती है या बच्चे की गलती है? पढ़ाई तो पढ़ाया जा रहा, पैसा तो ले रहे हैं हमारे से शिक्षक, पर पढ़ाई जो नीचे का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो पढ़ेंगे कैसे बच्चे? और उन्हें जानकारी तब होती है, कब होती है? जब उसके बाद जब पढ़ाई बच्चे पढ़ते हैं उसके। और ये मतलब न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, यहाँ की जो शिक्षा और जिस तरह से जो सरकार पे जो नीतियाँ बन रही है कि बच्चे लोग पढ़ेंगे, जागरूक होंगे। पहला बात है तो बच्चे को लोग जागरूक करें आप। गाँव-गाँव तक बच्चे लोग को जागरूक करें। जागरूक बच्चे अभी तक नहीं हैं कि हमें शिक्षा पे क्या करना है। अपराध की दुनिया में लोग अभी तक कदम रख रहे हैं। चाहे वो कॉलेज संस्था रहे या बाहरी दुनिया रहे। यहाँ पढ़ने के बाद देखेंगे हमेशा अभी नया युवक अभी क्या हो रहा है, हमारे कॉलेज छोड़ दीजिए, रांची विश्वविद्यालय, हर जगह के यूनिवर्सिटी के बच्चे अपराधी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? इसी रीजन की वजह से बन रहे हैं। क्यों? उन्हें शिक्षा का बहाल है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है। शिक्षा से आप दूर कीजिएगा, लोग अपराध बनेंगे। और कई लोग इसको छात्र संगठन को बाहरी रूप से छात्र संघ चुनाव को बहुत गलत तरीके से भी देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग छात्र संगठन या छात्र कॉलेज और कैंपस की बात करें या विश्वविद्यालय प्रशासन को अंदर की बात करें, तो छात्र संघ जो चुनाव होता है वो छात्र संघ चुनाव सिर्फ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता है। छात्र संघ चुनाव होने से एक हम लोग को एक लाभ मिलता ये है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो भी समस्या होता है वो एक मंच के माध्यम से सवाल निकल कर आते हैं, कॉलेज कैंपस से बाहर आते हैं और उस पर बात होती है। और मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय सिर्फ ईटा पत्थर बालू से बना देने से सिर्फ बिल्डिंग तैयार होना विश्वविद्यालय नहीं होता है। विश्वविद्यालय का असली मकसद होता है कि उसमें कितने लोग छात्र आ रहे हैं, कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पहल हो रहा है, क्या पढ़ाई हो रहा है, वास्तव में क्या विश्व के दृष्टिकोण पर बहस हो रही है, देश विदेश की नीतियों पे चर्चा हो रही है, सामाजिक मुद्दों पे चर्चा हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो विश्वविद्यालय सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय का ये मतलब है और छात्र संघ चुनाव इसका बड़ा हिस्सा है और छात्र संघ चुनाव बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी छात्र संघ इसका विरोध करेंगे। नहीं, सब लोग इसके सहमत हम लोग सारे। बिल्कुल। अभी के डेट में रांची यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है कि वहाँ के कुछ कर्मचारी लोग बैठकर जुआ खेल रहे हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया था। हमने कुर्सी तोड़ने का काम किया था। अगर विश्वविद्यालय में कभी पेपर चोरी का मामला कि पेपर चोरी हो गया है, कभी रिजल्ट लीक हो जा रहा है, आप जाइए रांची यूनिवर्सिटी में, आप देखिए जिस प्रकार से वहां पे रिजल्ट रखा गया है, जिस प्रकार से कॉपी रखा जाता है, हम बता रहे हैं ना, हम उसको चुरा के ला सकते हैं, उस तरह से रखा गया है वहां पे। तो ये विश्वविद्यालय पर घिन आता है हमको, ऐसा विश्वविद्यालय पे जहां पे इस तरह का बात होता है। और रांची यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, आप इसी तरह से चले गए नीलांबर की तमिल यूनिवर्सिटी, वहां का कुछ जीएलए कॉलेज एक नाम विश्वविद्यालय है जहाँ का बिल्डिंग गिर रहा है सर। मतलब वहां बच्चा जा नहीं रहा है। अगर डेली क्लास चले तो बच्चा जाएंगे ही जाएंगे, पर टीचर का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे कि बच्चा आए चाहे मत आए। शिक्षक जा रहे हैं, चाय वो पी रहे हैं, अपना जा रहे हैं। यहाँ का हर विश्वविद्यालय में क्या हो गया है, वहां के प्रोफेसर लोग का कुछ नहीं। 1 बजे जाना है, एसी गाड़ी में बैठ के टाइट एकदम, और जाके 2 कप चाय पीना है और लास्ट में साइन करना है और घर आके सो जाना है। तो इस तरह से अगर विश्वविद्यालय का कंडीशन रहेगा तो मैं आपको चैलेंज बता रहा हूं कि विश्वविद्यालय को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। और छात्रों को जब भी समस्या हुआ है, जब भी जहां भी समस्या हुआ है, हम लोग आशु छात्र संघ का छात्र नेता हमेशा उन लोग के लिए खड़े रहते हैं और आजीवन खड़े रहेंगे हम लोग। जैसे कि सभी विश्वविद्यालय में आप लोग जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे हैं, छात्र प्रतिनिधि, तो सभी ने अनेक समस्याओं को आपने उजागर किया, पर इस पे आपने जितनी हमारी बहनें हैं, महिलाएं खासकर, उन पे किसी ने बात नहीं किया। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता दूं कि जितने भी मतलब जो पुरुष है, पुरुष छात्र हैं, उनकी समस्याओं को तो हम तक पहुंचाया जा सकता है और हम लोग सुन भी लेते हैं। हम लोग वहां समक्ष प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग बात कर लेते हैं। मगर जो हमारी बहनें हैं, खासकर महिलाएं, तो उनकी समस्याओं को समाधान करना एक बहुत टफ चैलेंजेस है। और जो कि मेरे पास आते हैं, मैं उनको अपनी बहन की तरह मानता हूं और वो भी मेरे भाई की तरह मानते हैं। और मैं उन समस्याओं को प्रशासन के बीच में रखता हूं। तो जैसे कि उन लोग को फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, और जैसे ये भाई हमारे अभी बोल रहे थे कि इनको अटैक आ गया था, हार्ट अटैक आ गया था, तो मैंने विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में एक पहल की थी कि प्रत्येक विद्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य व्हीलचेयर हो, किसी को कट जाए तो फर्स्ट एड, मलहम पट्टी, दवाई वगैरह, एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
इसके लिए मैंने प्रयास किया और मैंने महाविद्यालय को बंद किया और मुझे आश्वासन दिया गया है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। चूंकि उस समय हमारे VC साहब नहीं थे, अभी हमारी VC महोदया का नियुक्ति हुई है, सरोज जी। हाँ, सरोज शर्मा जी का, मैं उनका भी आपके माध्यम से स्वागत करना चाहूंगा। और वो अभी सेशन लेट के ये जो बोल रहे थे कि लेट हुआ है, तो वो अभी 3-4 दिन पहले ही सबका रिजल्ट आउट की है। वे वाकई काबिल तारीफ है उनका कि इतने कम समय में आके इतना जल्दी काम करना। और ये मुद्दा तो ये है कि कर्मचारियों का पेमेंट रोक दिया गया था, पेंशन रोक दिया गया था, तो उनको बढ़ोतरी को लेके उन लोग काम नहीं कर रहे थे, तो उन सब मुद्दा पे काम करिए। फिर बात हुआ था कल परसों कि इन सब मुद्दे पे काम होगा। तो जैसे कि हमने मेडिकल का और महिलाओं के लिए वॉशरूम साफ और इन लोग के लिए हाइजीनिंग का पीरियड्स मशीन, तो हमने सब लगवाया। जितना सुनिश्चित हुआ, हर एक ब्लॉक में, गर्ल सेक्शन में, बॉय सेक्शन में आप जाके विजिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे कॉइन भी रखा हुआ, अगर हम जाए तो हम कुछ कॉइन रख देते हैं, नहीं तो हमारे प्रिंसिपल साहब कॉइन रख देते हैं। इस व्यवस्था को हमने सुनिश्चित कराया कि, और मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगा, नीलांबर पीतांबर, कोल्हान, विनोबा भावे, रांची यूनिवर्सिटी डॉक्टर श्यामा, आप सभी एक ऐसा पहल करें और खासकर हमारी अपनी बहनों के लिए आप लोग ये सुनिश्चित करें कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राथमिक सुविधा मिलनी चाहिए। खासकर सैनिटरी पैड मशीन जगह जगह पे होना चाहिए और बिल्कुल फ्री मिलना चाहिए, हर दिन मिलना चाहिए, 12 महीना मिलना चाहिए, ताकि उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और अबुआ अधिकार मंच, वैसे गरीब महिलाएं जो नहीं पढ़ पाती है, अपना फीस नहीं पढ़ पाती है, वो भी आए। 4-5 हमेशा मैं पर साल उनका करवाता हूं, एडमिशन करवा देता हूं सहयोग से। काफी प्रोफेसर लोग भी सहयोग करते हैं, काफी हमारे बड़े भाई लोग भी सहयोग करते हैं और संगठन भी सहयोग करता है। तो अगर आप लोग से भी हो पाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं को, हमारी बहनों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनको घर से दबाव होता है, समाज से दबाव होता है, सोसाइटी से दबाव होता है, प्रत्येक चीजों से वो दबाव सह के वो बाहर निकलती है और वो आप उनको ये सब सुविधा उपलब्ध करवा दीजिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि इससे बढ़कर कोई काम है। अभी जो छात्रवृत्ति अभी तक बहुत सारे छात्रों को नहीं मिल पाया है और मंत्री जी ने कहा कि पैसा चल जाएगा, पर अभी तक गया नहीं। मतलब क्या चाह रहे हैं मंत्री जी? अप्रैल फुल बनाना चाह रहे हैं क्या झारखंड के छात्रों को? पूछना चाहेंगे मंत्री जी से, क्या आप झारखंड के छात्रों को अप्रैल फुल बनाना चाह रहे हैं? आपका जो अप्रैल फुल का जो मुद्दा है ना, उसको हम आप लोग बताएंगे। और आंसू छात्र, देखिए महीना भी अप्रैल फुल का चल रहा है। और बताना चाहेंगे, आंसू छात्र संघ हम लोगों ने शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन किया है सर, और जब तक छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा ये आंदोलन कायम रहेगा और चरणबद्ध आंदोलन रहेगा। बस आज हम सभी शिक्षा पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप झारखंड में हम सभी निवास करते हैं, झारखंड के जो हमसे भी छोटे राज्य जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड, अगर वहां की लिटरेसी रेट आप देखेंगे तो झारखंड से बेहतर है। आप छत्तीसगढ़ राज्य को, हमारे पड़ोसी राज्य, उसको देखेंगे तो हमसे कई गुना वो अधिक पाया जाता है। शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी के मामले में हो, वो हमसे आगे है। तो हम सभी यहाँ पर छात्र प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तो हमें आवश्यकता है कि हम अलग अलग दिशा पर ना जा करके, हम गोलबंद होकर के जो ये बैठी हुई सत्ता है वो कैसे सुचारू रूप से काम करे। क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि झारखंड राज्य में सुचारू रूप से अगर कोई काम चल रहा है तो या तो बालू चोरी, ट्रांसफर पोस्टिंग, ईटा चोरी, कोयला चोरी, केवल और केवल यही चल रहा है। अभी हम सुनते माननीय का 100 करोड़ का बंगला रिपेयर हो रहा है, तो सोचिए वो इच्छा शक्ति उनके अंदर है कि 100 करोड़ का वो बंगला रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन जो 6.5 लाख विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति के लिए भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे, आंसू छात्र संघ ने, हम लोगों ने सभी जिला में जाकर के इसके लिए आवाज उठाया। और अभी हम लोगों ने ये बयान सुना था चमरा लिंडा जी का कि सभी छात्रों को पैसा चला गया है। लेकिन अभी हम लोगों ने पता किया डीसी ऑफिस में जाकर के, तो डीसी ऑफिस में हम लोग ये पता चलता है कि अभी पैसा नहीं आया, केवल पेपर वर्क हुआ है। तो सही बात है, भाई ने जैसा कहा कि अप्रैल फुल मत बनाइए, जो छात्र अब सड़क पर उतरेगा और उलगुलान कर देगा। बहुत सारी बातें अलग अलग मुद्दे पर आया, लेकिन एक मुद्दा जैसे भाई साहब ने जो रखा महिलाओं का, उसमें मैं एक और बात को ऐड करना चाहता हूँ कि प्रत्येक राज्य में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, नौकरी में, पैसा में, पढ़ाई में।
लेकिन एक झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि पिछड़ा राज्य है, साक्षरता दर भी पिछड़ा है। यहाँ पर महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए और उसका हक है और उसको मिलना भी चाहिए, ताकि वो भी अपने आने वाला समय में नौकरी पेशा में आ सके। नहीं तो पुरुष वर्ग हमेशा जो है वो क्या बोलते हैं, पुरुष वर्ग जो है हमेशा पुरुष प्रधान देश रहा है मेरा, और पुरुष प्रधान देश रहा हमेशा जो है। तो पुरुष लोग तो यही करता रहा ना कि महिलाएं की बात पुरुष करते रहे और इस तरह महिला लोग का हाशिए पर ढकेलते रहे। ये भी तो कंस्पायरेसी रहा है पुरुषों का कि तुम चुप रहो, मैं तेरी बात करूंगा। नहीं, इसके लिए ये जरूरी है कि उन लोगों को 33% नौकरी पेशा में आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वो नौकरी पेशा में आए अधिक से अधिक, ताकि जो होता है कि समाज में लिंग जो विविधता जो पाया जाता है इस प्रकार से नहीं देख पाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं देख पाएगा। देखिए, शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए जो हम लोग लगातार मांग भी करते रहते हैं, जीएस कैश, जो जीएस कैश आप जेएनयू में देखेंगे, आईसीसी जो है, इसको कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में लागू नहीं किया गया है। जीएस कैश जेएनयू जैसे संस्थानों में लागू है और भी अन्य विश्वविद्यालयों में है लागू, लेकिन झारखंड में देखेंगे तो ये सिर्फ कागज पे भी है कि नहीं पता नहीं, सिर्फ का मतलब ये बहुत ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए कॉलेज कैंपस में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कहाँ कंप्लेन करे, इसको लेकर कहीं कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो, जहाँ कंप्लेन कर सकती हैं लड़कियां, उसके लिए कोई जगह नहीं बनाया गया है। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं जोड़ना चाह रहा हूँ झारखंड के संदर्भ में, क्योंकि झारखंड जो बिरसा मुंडा, आप देखेंगे सिंधु कानू, जयपाल सिंह मुंडा जैसे कई लोग, नीलांबर पीताम्बर या फूले का कह सकते हैं, तो ऐसे लोगों के नाम पे रिसर्च के लिए विभाग नहीं है झारखंड में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी महापुरुषों को आगे ले जाना चाहते हैं, उस पर रिसर्च हो, उस पर एक विभाग बने अलग अलग विश्वविद्यालय में, ये बहुत जरूरी है, उस पर पढ़ाई हो। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है झारखंड की जो कोशिश थी झारखंड का जो एजुकेशन सिस्टम है और उसके सामने जो चुनौतियां हैं उसे समझने की है। आप समझ सकते हैं इस करीबन आधा घंटा के इस प्रोग्राम में कई तरह के डिस्कोर्स सामने आए। एक तो जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं वह सामने आई, सेशन का लेट होना, और जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें जो अव्यवस्था है एक तो वह सामने आया। दूसरा भाषा को लेकर भी एक तल्खी सामने आई। हालांकि हमारे जो मेहमान हैं आपस में ही थोड़ा कटु संवाद करते हुए दिखे, लेकिन यह कटु संवाद इसलिए हो रहा है कि कहीं न कहीं समाज पर भी यही है, धरातल पर भी इसी तरह की बहसें चल रही है। और निश्चित रूप से यदि हम झारखंड को एक खूबसूरत स्टेट बनाना चाहते हैं, एक बेहतरीन झारखंड बनाना चाहते हैं, और बार बार जो हम कहते रहे हैं कि गोवा हमसे आगे हो गया, दक्षिण हमसे आगे हो गया, साउथ के स्टेट हमसे आगे हो गए, तो ये इसलिए हो गए कि वे लोग इस तरह के तमाम विवादों को पार कर चुके। एक बात मुझे जो उनकी अच्छी लगी, यदि एक भी विद्यार्थी किसी स्टेट में एक भाषा को बोलने वाला है तो स्टेट के अपने नियम हो सकते हैं, पर उस बच्चे का क्या कसूर है? उस बच्चे को उसकी प्राइमरी लैंग्वेज में, उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है या कितना प्रैक्टिकल है इस पर सवाल हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन यही होना चाहिए कि हर बच्चा को उसकी मातृभाषा में शिक्षा मिले। जेटेट का जहां तक मामला है, जेटेट में मगही शामिल होगी नहीं होगी या स्टेट का फैसला होगा, लेकिन यदि पलामू के तमाम हिस्से में मगही बोली जाती है, मगही उनकी लैंग्वेज है, तो निश्चित रूप से उस मगही भाषा में भी उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। देखते हैं आने वाले दिनों में इन चीजों का कितना समाधान होता है। लेकिन तमाम मेहमानों को, अपने नौजवान साथियों को और साथियों के इसलिए भी शुक्रिया कि झारखंड के युवा चेहरे हैं, कल इन्हीं के हाथों में झारखंड आने जाने वाला है। लेकिन एक गुजारिश जरूर होगी, लोकतंत्र में संवाद बड़ा जरूरी है, और संवाद के लिए जरूरी है दूसरे के जो विचार है उसको सम्मान से देखना। असहमति का सम्मान लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हमारी गुजारिश इतनी होगी कि आगे से आप लोग भी जो असहमति के बिंदु आते हैं वहां पर थोड़ा सा धैर्य पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनकी बातों का सम्मान करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने समय निकाला। शुक्रिया एक बार फिर से आप लोगों का। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।